न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इनइक्वालिटी इंक कॉर्पोरेट जनित असमानता पर प्रकाश डालती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 से 2030 के दौरान तंबाकू सेवन के प्रचलन में रुझान पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की गारंटियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम 2005 में संशोधन के लिए विद्युत नियम 2024 अधिसूचित किए। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इनइक्वालिटी इंक कॉर्पोरेट जनित असमानता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट कॉर्पोरेट की वजह से बढ़ रही आर्थिक असमानता को उजागर करती है। साथ ही इस बात का भी वर्णन करती है कि कॉर्पोरेट और एकाधिकार की प्रवृत्ति लैंगिक व नस्लीय असमानताओं को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स में से 7 कॉर्पोरेट्स के या तो सीईओ अरबपति हैं या इनके प्रमुख शेयर धारक अरबपति हैं। साल 2020 के बाद से दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई है। इसके विपरीत वैश्विक स्तर पर लगभग 5 बिलियन लोग और गरीब हो गए हैं। कॉर्पोरेट कुछ साधनों के माध्यम से असमानता बढ़ाने में योगदान करते हैं। ये साधन है श्रमिकों का शोषण, कर चोरी यानी टैक्स की चोरी, सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण का लाभ उठाना और जलवायु संबंधी समस्याओं को बढ़ाना। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एकाधिकार से संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में। इस ओर ध्यान देने योग्य पहला मुद्दा है निष्पक्षता और न्याय। एकाधिकार नए लोगों के व्यवसाय में प्रवेश को हतोत्साहित करता है तथा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को रोकता है। इस प्रकार ये निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दूसरा मुद्दा है जवाबदेही और पारदर्शिता। कॉर्पोरेट एकाधिकार सरकार की जवाबदेही और विनियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने को बाधित करता है। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। कॉर्पोरेट एकाधिकार पर्यावरणीय संधारणीयता की बजाय लाभ को प्राथमिकता देता है। चौथा मुद्दा है श्रमिक शोषण। एकाधिकार वाली स्थितियां श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। और पांचवा मुद्दा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इससे असमानता बढ़ती है, साथ ही सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए देशों को सीईओस के वेतन पर सीमा निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही उनकी संपत्तियों एवं अतिरिक्त लाभों पर स्थायी कर लगाना चाहिए। खबर के आखिर में ऑक्सफैम रिपोर्ट के अन्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी समाप्त होने में अभी लगभग 2 शताब्दियों का समय लगेगा, लेकिन पहला खरबपति अगले 10 वर्षों में मिल सकता है। विश्व स्तर पर पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में 105 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक संपत्ति है। इतना ही नहीं, विश्व के सबसे अमीर 1% लोगों के पास सभी वैश्विक वित्तीय परिसंपत्तियों का 43% हिस्सा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर 1% लोग उतना ही कार्बन प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं जितना पूरे विश्व के सबसे गरीब 2/3 लोग उत्सर्जित करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की। राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 में लॉन्च किया गया था। ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उनके प्रयासों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन सुधार के 7 क्षेत्रकों पर आधारित है। इन क्षेत्रकों का नाम है संस्थागत समर्थन, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, इंक्यूबेशन और मेंटरिंग सहायता, वित्त पोषण समर्थन, सक्षमकर्ताओं का क्षमता निर्माण, संधारणीय विकास के लिए रोड मैप।
चलिए इसके बाद नजर डालते हैं रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं पर। कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है। पहला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। इस श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक और केरल का नाम शामिल है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। लीडर्स की श्रेणी में है आंध्र प्रदेश और असम। एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार और हरियाणा। और आखिरी श्रेणी है उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ और दिल्ली का नाम शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दिसंबर 2023 तक 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। भारत में स्टार्टअप्स का विनियमन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT व्यवसायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता देता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्टअप्स की लिस्टिंग के लिए नियमों को अधिसूचित करता है। चलिए अब समझते हैं स्टार्टअप्स के लाभों के बारे में। ये रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, घरेलू निवेश को बढ़ावा देते हैं, विदेशी उत्पाद या सेवा के आयात को कम करने में मदद करते हैं और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देते हैं। इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स के पंजीकरण या निगमीकरण की प्रक्रिया जटिल है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण व सहायक अवसंरचना की कमी है और इनके बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समय लेने वाली प्रक्रिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, 3 वर्षों के लिए आयकर छूट और स्टार्टअप इंडिया सीड योजना। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR स्थापित करने का निर्णय लिया। C4IR एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये स्वास्थ्य देखभाल और लाइफ साइंसेज के लिए नीति निर्माण व गवर्नेंस के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाएगा। WEF चौथी औद्योगिक क्रांति में वैश्विक सहयोग और नवीन विचारों को बढ़ावा देने के लिए विश्व में C4IR नेटवर्क की स्थापना कर रहा है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में। ये डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर आधारित क्रांति है। ये अलग अलग प्रौद्योगिकियों को एक साथ लाकर भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को काफी कम कर देती है। चौथी औद्योगिक क्रांति शब्दावली का इस्तेमाल सर्वप्रथम WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने किया था। इस क्रांति को संभव बनाने वाली प्रौद्योगिकियों में शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 3D प्रिंटिंग। इसके महत्व की बात करें तो इससे तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा, इससे उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी, ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगी और साथ ही गुड गवर्नेंस भी सुनिश्चित होगा। अब 4IR और गुड गवर्नेंस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर नीति निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ड्रोन, टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों का उपयोग करके बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं और ये प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही बढ़ाने में मददगार है। साथ ही इसके जरिए शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। खबर के आखिर में डिजिटल क्रांति हेतु क्षमता निर्माण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति। इसका उद्देश्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड सामग्री, 3D प्रिंटर मशीन आदि विकसित करना है। तीसरा है फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। इसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना और उन्हें बढ़ाना है। और चौथा है समर्थ उद्योग भारत 4.0। ये भारी उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 से 2030 के दौरान तंबाकू सेवन के प्रचलन में रुझान पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। तंबाकू एक सूखा सहिष्णु, कठोर परिस्थितियों को सहने में सक्षम और कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसकी खेती उस मृदा में भी की जा सकती है जहां अन्य फसलों की खेती करना लाभदायक नहीं होता है। दुनिया में 1.25 बिलियन वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं और भारत में लगभग 267 मिलियन किशोर तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत के मुख्य तंबाकू उत्पादक राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार। चलिए WHO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में दुनिया में लगभग 5 में से 1 वयस्क तंबाकू का सेवन कर रहा था। इसके विपरीत साल 2000 में 3 में से 1 वयस्क तंबाकू का सेवन कर रहा था। भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के कम से कम 37 मिलियन किशोर किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें किशोरों की संख्या 25 मिलियन और किशोरियों की संख्या 12 मिलियन है। तंबाकू के सेवन से हृदय रोग, फेफड़े संबंधी विकार, कैंसर जैसे रोग होने का खतरा रहता है। इस कारण दुनिया में हर साल तंबाकू सेवन से 8 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। इन 8 मिलियन मौतों में से अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें धूम्रपान नहीं करने वाले ऐसे लोगों की है जो किसी न किसी तरह सिगरेट आदि के धुएं के संपर्क में रहते हैं। WHO के अनुसार धूम्रपान से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। यह नुकसान स्वास्थ्य देखभाल, व्यय और उत्पादकता में कमी के रूप में उठाना पड़ता है। तंबाकू की खेती के कारण वनों की कटाई में भी वृद्धि हुई है। इस समस्या को खत्म करने के लिए यानी कि तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए भारत ने कुछ पहलों की शुरुआत भी की है, जैसे कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 और नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज। तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर भी कुछ पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC 2003 अपनाया गया है। भारत ने इस कन्वेंशन की 2004 में अभिपुष्टि की थी। WHO ने एम्पावर उपाय प्रस्तुत किए हैं। खबर के आखिर में इन एम्पावर्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है मॉनिटर यानी निगरानी, तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना। दूसरा प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाने का प्रयास करना। तीसरा है ऑफर यानी प्रस्ताव, लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए सहायता की पेशकश करना। चौथा है वार्न यानी चेतावनी, तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना। पांचवा है एनफोर्स यानी लागू करना, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजक बनने पर प्रतिबंध को लागू करना। और छठा है रेज यानी बढ़ाना, तंबाकू पर कर की दरों में बढ़ोतरी करना। अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की गारंटियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। साल 2022 में राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में इन गारंटियों की पर्याप्त निगरानी और रिपोर्टिंग नहीं किए जाने की समस्या पर भी चर्चा की गई थी। इस चर्चा के बाद इस समस्या के समाधान के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। राज्य सरकारों की गारंटियों यानी SGGs के बारे में बात करें तो जब राज्य सरकार किसी ऋण के बदले गारंटी देकर ऋण वापस न चुकाए जाने की स्थिति में खुद भुगतान करने का वादा करती है तो उसे राज्य सरकार की गारंटी कहा जाता है। निवेशकों या ऋणदाता संस्थाओं के ऋण को डूबने से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आमतौर पर राज्य सरकारें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण के बदले में अपनी ओर से गारंटी देती है। ये गारंटियां ऋणदाताओं को दी जाती हैं। इन ऋणदाता संस्थाओं में आमतौर पर वाणिज्यिक,
बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। SDGs से संबंधित कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि राजकोषीय जोखिम। इन गारंटियों की वजह से राजकोषीय स्थिति पर संकट पैदा हो सकता है। राजकोष से अचानक अधिक नकदी का भुगतान होने और ऋणों में बढ़ोतरी की वजह से राज्य के वित्त पर बोझ बढ़ सकता है। किसी भी राज्य के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP की तुलना में ऋण का विवेकपूर्ण अनुपात 20% होना चाहिए। हालांकि अधिक मात्रा में ऋण की गारंटी देने और उसे डिस्क्लोज नहीं करने की वजह से राज्य के व्यवहार्य ऋण GSDP अनुपात पर नकारात्मक असर पड़ता है। नैतिकता से संबंधित जोखिमों की बात करें तो गारंटियां नैतिकता संबंधी जोखिम पैदा कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गारंटी प्राप्त संस्था अपने दायित्व को पूरा करने में लापरवाह हो सकती है। इसी प्रकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमानत के बदले ऋण देने से पहले बैंक पूरी छानबीन करते हैं, लेकिन गारंटी वाली व्यवस्था में बैंक निवेश करने से पहले छानबीन नहीं करते, क्योंकि राज्य सरकार गारंटी देती है। इसके चलते भविष्य में निवेशक या ऋणी ऋण देने से पहले संकोच करते हैं। खबर के आखिर में RBI की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिनके लिए राज्य सरकार गारंटी देती है। गारंटी का विस्तार करने पर न्यूनतम शुल्क लगाया जाना चाहिए। गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जैसे कि एक वर्ष में दी गई गारंटी राजस्व प्राप्तियों के 5% या GSDP के 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यों को गारंटी रिडेम्पशन फंड यानी GRF बनाए रखना चाहिए। बैंकों द्वारा गारंटी की मांग करने पर इसी फंड से भुगतान किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य स्वैच्छिक रूप से GRF का गठन कर सकते हैं और अभी तक केवल 19 राज्यों ने ही GRF का गठन किया है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम 2005 में संशोधन के लिए विद्युत नियम 2024 अधिसूचित किए। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण जैसे उद्योगों द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और एनर्जी ट्रांजिशन और ऊर्जा सुरक्षा को सुगम बनाने के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं। चलिए इन संशोधित नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 मापदंडों के नियम और महत्व के बारे में बताया गया है। पहला मापदंड है ट्रांसमिशन लाइंस। इसमें बताए गए नियम के अनुसार निर्धारित लोड से अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को समर्पित ट्रांसमिशन लाइंस स्वयं स्थापित करने, संचालित करने और रखरखाव करने की अनुमति है और साथ ही इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं इस नियम के महत्व के बारे में। नए बल्क उपभोक्ताओं जैसे सरकारी विभाग, संस्था आदि को वहनीय बिजली और ग्रिड से निरंतर बिजली आपूर्ति से लाभ होगा। तीव्र औद्योगिक समृद्धि होगी और अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। दूसरा मापदंड है ओपन एक्सेस। इसके नए संशोधित नियम के अनुसार व्हीलिंग शुल्क, राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और अतिरिक्त अधिभार जैसे अलग अलग ओपन एक्सेस शुल्क निर्धारित करने के लिए पद्धतियां प्रदान की जाएंगी। ओपन एक्सेस पर अतिरिक्त अधिभार को वर्ष दर वर्ष कम किया जाएगा और ये 4 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा। इस नियम का महत्व ये है कि ओपन एक्सेस शुल्कों को तर्कसंगत बनाने से उद्योग नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाएंगे। इससे ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन में कमी आएगी और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त करने में सुविधा होगी। तीसरा मापदंड है विद्युत प्रशुल्क। संशोधित नियम के तहत प्रशुल्क लागत के अनुसार तय होंगे। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर जितना प्रशुल्क वसूला जाना तय किया गया है, उस संदर्भ में अनुमोदित वार्षिक राजस्व और अनुमानित वार्षिक राजस्व वसूली के बीच कोई राजस्व बेमेल नहीं होना चाहिए। इस संशोधित नियम के महत्व की बात करें तो इससे विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। चलिए आखिर में बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री।
इनका जन्म 1904 में हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिए गए उनके अमूल्य योगदान की बात करें तो उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू किए गए सभी जन आंदोलनों में भाग लिया था, जिस वजह से वे 7 बार जेल भी गए थे। वे 1946 में संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्हें मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। साथ ही श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से विनम्रता, साहस, दृढ़ संकल्प और सत्यनिष्ठा जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर 2024 विश्व आर्थिक मंच और मैकेंजी एंड कंपनी ने विकसित किया है। GCB 2024 5 पिलर्स पर वैश्विक सहयोग की वर्तमान स्थिति को मापता है। ये 5 पिलर्स हैं: व्यापार और पूंजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्राकृतिक पूंजी, स्वास्थ्य और कल्याण, और आखिर में शांति और सुरक्षा। RBI ने HFCs यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा तथा HFCs और NBFCs पर लागू विनियमों के सामंजस्य पर सर्कुलर का मसौदा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों के लिए विस्फोट करने पर रोक लगा दी है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके जरिए संसद सदस्य एम्प्लॉयर्स योजना के तहत परियोजनाओं को प्रस्तावित कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं तथा उनकी निगरानी भी कर सकते हैं। सरकार ने शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए शीरे की देश में ही पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रखना है। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों का अंतिम समूह स्थायी रूप से त्रिपुरा में बस गया है। इस समुदाय को त्रिपुरा में बसाने का निर्णय 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रिपुरा और मिजोरम के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार लिया गया है। वैसे तो हाल के वर्षों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कम बर्फबारी दर्ज की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष की सर्दी में बर्फबारी और भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने श्री वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।